हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट OCM का चैप्टर 4 ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया है, तो अभी हम मूव करेंगे ये मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके आगे का अगर आपको देखना है वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप व्यू कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट्स की वेट करती हूँ ताकि मुझे भी पता चले अगर मुझ में कुछ कम ज़्यादा मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या अच्छा लगा है तो फिर कमेंट कर दीजिए, मुझे और मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, पहला पॉइंट है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। मेरिट्स के अंदर पहला है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अभी देखिए जॉइंट स्टॉक जब ये जॉइंट स्टॉक ही वर्ड आता है ना तो कंपनी मतलब काफ़ी कंपनी का ही मतलब हमें सुन के लगता है कि बड़े पैमाने पे कुछ है ना। तो जाहिर सी बात है बहुत सारा पैसा भी लगेगा उसके शुरुआत में, क्योंकि कंपनी को इस्टेब्लिश भी होना है। उसके बहुत सारी एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारा सोल ट्रेडर को कम पैसा लगता है शुरुआती टाइम में, लेकिन कंपनी ये वर्ड ही इतना बड़ा होता है कि एज़ कम्पेयर टू किसी भी दूसरे टाइप ऑफ ट्रेड या बिजनेस करने के तरीके से इसको कभी भी ज़्यादा पैसा लगता है। तो चलिए देखते हैं आगे इन्होंने क्या दिया है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी इशू शेयर टू पब्लिक। अभी ये अपना कैपिटल कैसे जमाते हैं, ये या तो जो फॉर्मेशन के टाइम भी जो लोग होते हैं जो फॉर्मेशन के वक्त इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ओनर वगैरह हो गए और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो हमने शुरुआत के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। ओके, तो अगर आपको चाहिए तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो उसके अंदर वो लोग लाते हैं वो अलग बात। ओके, वो तो बेसिक कैपिटल हो गया, लेकिन और भी आगे चलाने के लिए काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक सिंगल बंदे की बात नहीं है वो। ओके, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, कुछ शेयर्स इशू करना पड़ता है लोकल पब्लिक के लिए, ताकि कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आप वो शेयर्स खरीदें। इसके शेयर्स का मतलब क्या होता है कि उतना फ्यूचर में उतना प्रॉफिट का हिस्सा उन लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। ओके, और उनको कुछ राइट्स भी मिल जाते हैं कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए, जैसे वोटिंग राइट है, काफ़ी सारे हैं। अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी उनको ओनरशिप का राइट देता है, लेकिन मोस्टली इक्विटी शेयर ज़्यादातर निकाले नहीं जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर निकाले जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। तो देख लेते हैं आगे। तो शेयर्स रहते हैं, तो शेयर्स लोकल पब्लिक में इशू किए जाते हैं, लोग खरीदते हैं उनको और उस ज़रिए पैसा कलेक्ट किया जाता है कंपनी के लिए। हाँ, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज कंपैरेटिवली लो। अभी देखिए लोग जो है हर कोई तो पैसे वाला होता नहीं है, लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूर होती है, मतलब इंटरेस्टेड होते हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि जो फेस वैल्यू है ना वो कम हो, ताकि आम आदमी भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर सके, और इनका ज़्यादा लोगों को वो ऑफर करेंगे ये चीज़ और कम रेट में। मतलब क्या होता है, जितना उनका एम है कि हमें इतना इतना कैपिटल हमारा जम जाना चाहिए लोगों की तरफ से, तो वो भी उनका टारगेट पूरा हो जाता है। और जो छोटे छोटे लोग हैं जिनकी कैपेसिटी है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने की, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। सो इट कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इस जरिए क्या हो जाता है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ कैपिटल कलेक्ट किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, एंड अभी ये डिपॉजिट्स जो है वो भी वो एक्सेप्ट करते हैं। एंड इशू डिबेंचर्स टू रेज फंड। अभी ये डिबेंचर्स क्या चीज़ है, क्या आपको पता है? डिबेंचर्स जो है ना वो एक तरह का लोन होता है। अभी जिस तरह से लेकिन उसके अंदर ना कंपनी में किसी भी तरह का राइट्स हम डिबेंचर होल्डर को नहीं देंगे। जैसे कि अगर मैं इक्विटी शेयर इशू करती हूँ, तो इक्विटी शेयर जब इशू किया जाता है तो ओनरशिप राइट चला जाता है एक बंदे के पास जो शेयर खरीद रहा है। ओके, उसे कुछ राइट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि वोटिंग राइट्स हो गया है। अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसे प्रॉब्लम को रेज भी कर सकता है ना। अगर वो कुछ राय देना चाहता है कंपनी को तो वो भी सलाह दे सकता है। लेकिन जब डिबेंचर्स की बात होती है ना, तो ऐसा समझिए जब आप बैंक में जाते हो ना तो आप लोन लेते हो, लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो ऐसा समझिए ये इनडायरेक्टली एक लोन का ही तरीका है जो कि आम लोगों से मांगा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डिबेंचर्स जब दिए जाते हैं ना तो उसके ऊपर कुछ तो भी
इंटरेस्ट पे किया जाता है कि हम आपका पैसा उतना यूज़ कर रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, जो कॉमन लोग हैं, जिस तरह शेयर्स इशू करते हैं डिबेंचर्स भी इशू करते हैं, लोग आके डिबेंचर्स भी खरीदते हैं, लेकिन उसके बदले क्या होता है, उनको जब तक कि डिबेंचर का पूरा अमाउंट पे नहीं किया जाता है तब तक वो लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट उसके ऊपर का डिपेंड करता है कंपनी 6 महीने में देना चाहती है या कितने टाइम में देना चाहती है। अगर नहीं कुछ बोला गया तो बाय डिफ़ॉल्ट 6 महीने में या 1 साल में वो दे सकती है। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी तय किया गया रहेगा लोगों में। तो ये क्या है, ये एक इसके ऊपर भी आपको एक्चुअली आगे चल के सम्स भी रहने वाले और चैप्टर्स भी रहने वाले, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको इतना ही समझा दे रही हूँ कि जिस तरह से शेयर होल्डर्स को बहुत सारे राइट्स मिलते हैं ना, डिबेंचर होल्डर्स को नहीं होते हैं। उसका बस इतना काम है, डिबेंचर खरीदो और उसके बदले बस इंटरेस्ट एंजॉय करो, बस दैट्स इट, उसके आगे नहीं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट देख लेते हैं क्या है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स। अभी जाहिर सी बात है, कौन चलाएगा कंपनी को, डायरेक्टर्स चलाएंगे, है ना। तो जो रोज़मर्रा का काम हो गया, कुछ स्टॉक्स इन्वेंट्री है, वो उसका सब कुछ मैनेज करना है, चीज़ों को अगर कुछ वो मैन्युफैक्चरर की कंपनी है तो वो अल्टीमेट कस्टमर तक कैसे पहुंचानी है या शॉप्स तक कैसे पहुंचानी है, ये सब कुछ, और प्रोसेस कैसा है बनाने का, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये सब कुछ कौन करेगा, डायरेक्टर के हाथ में होता है। तो दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। और ये जो है, किसी को भी हम लोग डायरेक्टर बनाएंगे क्या, नहीं, एक प्रॉपर मीटिंग की जाती है, उसके अंदर वोटिंग्स वगैरह करते रहेंगे और जो उसके अंदर ही जो मेंबर्स होते हैं उसी में से कोई डायरेक्टर्स सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद में हर एक डायरेक्टर को अलग अलग ड्यूटी अपॉइंट कर दी जाती है। अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे, जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने डायरेक्टर्स आपको मिलेंगे। ड्यू टू लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज अ कंपनी कैन अपॉइंट हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। अभी देखिए, जो कंपनी होती है, जाहिर सी बात है वो शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स भी इशू करते हैं। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम समझ सकते हैं कि उनके पास अच्छा खासा पैसा या कैपिटल जमा हुआ रहता है। तो अब जब पैसा है तो फिर वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ या बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्यों ना दे कस्टमर को, है ना। अभी कस्टमर को अगर बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, उसके वजह से हमारा क्या फ़ायदा होगा कंपनी का, कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा और अल्टीमेटली वो दोबारा फिर से आएगा वही प्रोडक्ट खरीदने और 4 लोगों को वो सलाह भी देगा कि आप यही प्रोडक्ट खरीदो। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी ही कंपनी का फ़ायदा हो रहा है। अब ये चीज़ कब होगी, जब हमारे पास वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होंगे काम करने के लिए हमारे कंपनी में, क्योंकि वो वेल ट्रेंड होते हैं, वेल कॉलेज से डिग्री लेकर आते हैं, उन्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है। ओके, अब ऐसे लोग अगर हमारे कंपनी में काम करेंगे तो इससे हमारा कंपनी का फ़ायदा क्या होगा कि वो बेस्ट अपना देंगे का अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसके वजह से हमारा ही बिजनेस बढ़ेगा और हमको ही प्रॉफिट मिल सकेगा आगे चल के, इज़न्ट इट। लेकिन ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये कोई कम पैसों में तो आपके पास काम करेंगे नहीं, उनको अच्छा खासा सैलरी भी तो देना होगा। तो अब सैलरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल। वही मैंने आपको पहले ही शुरुआत के पॉइंट से हमारा कनेक्ट होता है कि कैपिटल जब हम शेयर से इशू करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास अच्छा खासा पैसा है तो हम पे भी कर सकते हैं, तो इन लोगों को हम अफोर्ड भी कर सकते हैं बाय पेइंग अट्रैक्टिव सैलरी। वही उन लोगों ने बताया, देखो जो मैंने आपको कहा। सो द नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स इज यूज फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। डे टू डे मैनेजमेंट ही अगर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कंपनी भी आगे काफ़ी एक्सपांड करेगी और बिजनेस ग्रो करेगी। आगे देख लेते हैं, मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन। वही अभी ऊपर वाले पॉइंट को कनेक्ट करके नीचे वाला पॉइंट भी आ गया। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अभी देखिए यही सबके आंखों में आ गया है कि कैपिटल काफ़ी सारा है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। पहला तो क्या था कि प्रोफेशनल्स हम अपॉइंट कर सक रहे थे, है ना। एक मिनट, देखिए पहले तो हमारी बात क्या थी कि अच्छा खासा हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, इसलिए हमारे पास वेल प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लोग भी थे। ओके, वेल क्वालिफाइड लोगों को हम जॉब दे सक रहे थे। अभी दूसरा क्या है पॉइंट, तो ये एक्सपांड कर सकते हैं हम अपने बिजनेस को। कैसे, अट्रैक्टिव सैलरीज आर पेड टू प्रोफेशनल मैनेजर्स। यही फिर से दोबारा उन्होंने यही पॉइंट बताया है। प्रॉपर अथॉरिटीज आर गिवन टू टेक बिजनेस डिसीजंस। ओके, अब जब देखिए आप वेल क्वालिफाइड लोगों को अगर अपॉइंट करेंगे ना तो कुछ चीज़ें जिम्मेदारियां उनके ऊपर डालनी होगी और कुछ चीज़ें उनके हिसाब से भी आपको करनी होगी और आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो जो कर रहे हैं आप उनको करने दें। ओके, हर इसमें आप उनको रोके नहीं, क्योंकि वो उनका नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं कंपनी पर, तो थोड़ा सा आपको भी कंट्रोल करना होगा। तो इसीलिए प्रॉपर अथॉरिटीज आर गिवन टू टेक बिजनेस डिसीजन। वही ना, अल्टीमेटली मतलब हमको प्रॉपर अथॉरिटीज मिल गए, इस जरिए प्रोफेशनल
प्रोफेशनल मैनेजमेंट के ज़रिए। शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग हाईएस्ट रेट ऑफ डिविडेंड। अभी देखिए शेयर होल्डर, जब मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदती हूँ तो मेरा काम क्या है, सिर्फ डिविडेंड को एंजॉय करना। डिविडेंड मतलब क्या, जो भी प्रॉफिट में थोड़ा बहुत जो हिस्सा मुझे मिल रहा है उसके ऊपर मैं बस एंजॉय करूँ, बाकी मुझे कंपनी कैसी चल रही है, क्या चल रही है, उससे लेना देना नहीं है। हाँ, ओके। एज अ रिजल्ट कंपनी कैन अंडरटेक बिग एंड रिस्की प्रोजेक्ट्स। ओके, अभी देखिए शेयर होल्डर का काम क्या है कि उसको अर्न करना है सिर्फ हाई रेट ऑफ डिविडेंड, इसीलिए वो क्या बोलेगा प्रोफेशनल्स को भी, आपको क्या डिसीजन लेना है लो, मतलब उसके तरफ से भी वो छूट देता है कि आप करो। हालांकि शेयर होल्डर्स को राइट है, ओके, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ओनर होते हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर के अगर वो ओनर है तो, ओके, तो वो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपने इस तरह का डिसीजन क्यों लिया। अगर वो फ्लॉप होता है तो ऑब्वियसली ये प्रोफेशनल्स का ही हम लोग गला पकड़ेंगे, लेकिन शेयर होल्डर्स जो है उसका मेन एम क्या है कि उसको हाई रेट ऑफ डिविडेंड अर्न करना है, तो इसीलिए वो उन लोगों को भी, प्रोफेशनल्स को राइट देता है कि चलो कर लो अगर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। आगे देखते हैं पब्लिक कॉन्फिडेंस। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज पब्लिक कॉन्फिडेंस। अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी, अभी देखिए जाहिर सी बात है, मैंने आपको जैसे शुरू में कहा था ना, वही सर्कल शुरू वापस आता है। प्रोफेशनल्स रहेंगे, अपना काम अच्छा करेंगे, बेस्ट देंगे, उसके वजह से हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट भी जो है वो अच्छा खासा बनेगा, और इनडायरेक्टली क्या होगा, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट जाएगा तो वो खुश हो जाएगा, और इसी जरिए आप क्या करोगे, पब्लिक का या कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे, है ना। आगे देखते हैं, देयर इज लेस इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी में गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफियरेंस नहीं होता है। एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी इन इंडिया इज गवर्नड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अभी ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो किसके रूल्स को या पैटर्न को फॉलो करता है, जितने भी चीज़ें कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी गई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस दिए होंगे, उस हिसाब से एक कंपनी को रन करना है, राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टिल द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। As per the act, the company has to get its annual accounts audited by a practicing chartered accountant. अभी देखिए गवर्नमेंट का काम क्या, वो ज़्यादा इंटरफेयर तो नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम बिंदास रहना है, ऐसा नहीं है। आपका क्या ड्यूटी है कि आप गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको कंपनी रन करना है, ठीक है, मतलब आपको बोल दिया गया है, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है कंपनी को इस तरह से चलाने की, और आपकी ड्यूटी है हर एक रिकॉर्ड को मेंटेन करने की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका कंपनी बंद हो सकता है। तो वो क्या करेगी, उसके अंदर जितने भी अभी फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, कैश बुक्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती है ना अकाउंट से रिलेटेड, आप अकाउंट सब्जेक्ट में भी पढ़ रहे होंगे, तो वो सब कुछ मेंटेन करनी होती है। और प्रॉपरली एक वेल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट का अगर आप हायर करते हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और हर साल आपको क्या करना है, आपका जो जितने भी ये है ऑडिट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में जो भी टैक्स वगैरह आपको बैठता है, बस वो आप रेगुलर ईमानदारी से पे करो, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेंगी। आगे देख लेते हैं, रिलीफ इन टैक्सेशन। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखिए बड़े पैमाने पे जब आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप बड़ा अर्न करोगे, और बड़ा अर्न करोगे तो बड़ा सा आप टैक्स भी पे करोगे गवर्नमेंट को। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा हो रहा है कि उसको इतना सारा पैसा मिल रहा है ना, टैक्स के जरिए, ताकि वो अपने जो देश में और भी दूसरे काम है वहाँ पर वो पैसे लगा सकते, है ना। तो इट रिक्वायर्स टू पे टैक्स बाय फ्लैट रेट, मतलब ऐसे फ्लक्चुएटिंग रेट्स नहीं होते, बस एक रेट बता दिया जाता है, उस हिसाब से आपको पे करना है। सर्टन एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस आर गिवन टू जॉइंट स्टॉक कंपनी विच ऑपरेट्स ब्रांचेस इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, एग्जाम्पल टैक्स हॉलीडे अप टू 5 years। अभी देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इसमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बड़ा सा अमाउंट भी उसको टैक्स के रूप में मिल रहा है, तो गवर्नमेंट भी क्या होता है कि खुश होकर अपने उसको भी इस काम है ना कि वो कंपनी इसको भी थोड़ा खुश रखे, तो इसलिए वो क्या करता है, काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस दे देता है, कंसेशंस दे देता है, ओके, टैक्स के अंदर, ताकि वो कंपनी भी वाले भी खुश हो जाए। और किसे देता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को। और अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो कि ब्रांच खोलते हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, जहाँ पर जैसे कि विलेज काइंड ऑफ हो गया है, जहाँ पर अभी तो वहाँ पर वो क्या करेगा, टैक्स हॉलीडे अप टू 5 years जो है उसका फ़ायदा दे देगा,
थोड़ा सा टैक्स में डिडक्शन देगा। क्यों देगा, बैकवर्ड रीजन में क्यों देगा, और ज़्यादातर कंपनीज अगर आप देखोगे ना तो विलेज साइड में काफ़ी सारी रहती है। तो क्या फ़ायदा है इससे, इससे फ़ायदा ये है कि देखिए इनडायरेक्टली ये क्या बोलेगी उसको, माइग्रेशंस जो लोग करते हैं ना विलेज के अंदर, उनको कुछ काम नहीं मिलता है, उनका इनकम काफ़ी कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सिटी की तरफ दौड़ते हैं। तो सिटी में क्राउड जो है बढ़ जाता है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को ही इसे झेलना पड़ता है। तो अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज अगर विलेज में चली जाती है तो वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको काफ़ी सारा काम मिल जाएगा, उनका अर्निंग अगर वहाँ पर बढ़ता है तो उन्हें सिटी आने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इसीलिए इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी हेल्प कर रहे हो कि उन्हें काम वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड करते हो, तो फिर गवर्नमेंट का ही उसमें फ़ायदा है ना। तो इसीलिए वो गवर्नमेंट क्या करता है, आपको थोड़ा सा डिडक्शन दे देता है टैक्स वगैरह में। आगे देख लेते हैं 6 पॉइंट है एक्सपोर्ट सर्विसेज। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन अपॉइंट एक्सपर्ट्स फॉर मैनेजिंग बिजनेस एक्टिविटीज लाइक लीगल एडवाइजर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स। अभी देखिए ये हमने पॉइंट ऊपर भी डिस्कस किया था। अभी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि आपको हो सकता है कुछ केस वगैरह हो जाए, कोर्ट ऑफ लॉ में आपको जाना पड़े, है ना। तो बेटर है कि कोई लीगल एडवाइज़र आप पहले ही अपॉइंट कर लो जो कि आपकी लीगल चीज़ें देखे। फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आप अपॉइंट कर लो, ऑडिटर्स मतलब सीए वगैरह, कंसल्टेंट्स, इन्हें आप अपॉइंट करके रख लो। उन्हें सैलरी वगैरह या जैसे काम करते हो उस हिसाब से आप उनको कमीशन वगैरह दे सकते हैं। इससे कंपनी का एक आगे चल के फ़ायदा होता है। आगे देखते हैं परपेचुअल सक्सेशन। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज कंटिन्यूस एंड स्टेबल लाइफ। The death, retirement, insolvency and insanity of its member does not result into dissolution of the company। ये वाला हमने रजिस्ट्रेशन के अंदर भी पढ़ा हुआ है ये पॉइंट। ओके, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल सोल ट्रेडर है। अच्छा, तो सोल ट्रेडर का जो बिजनेस होता है ना, उसको उसके ही पर्सन से कोई अलग लीगल एंटिटी या आइडेंटिटी नहीं मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो जैसे ही हम कंपनी को रजिस्टर करते हैं, ओके, जैसे हम कंपनी को रजिस्टर करते हैं, कंपनी को एक अलग सी आइडेंटिटी मिल जाती है उसके ओनर से अलग। ओके, जैसे कि उसका एक अलग से सिग्नेचर भी हो जाता है जिसे हम कॉमन सील कहते हैं। ओके, हालांकि वो जीता जागता बंदा नहीं है जिसमें ब्लड एंड फ्लैश है, वैसा नहीं है, लेकिन उसे एक आइडेंटिटी मिल गई। इसीलिए अगर उसका जो राइट उसके फॉर्मेशन के टाइम अगर कोई बंदे था या जिसके पास ये आइडिया आया कंपनी फॉर्म करने का, अगर वो बंदे की डेथ हो जाती है, ओके, या वो रिटायर हो जाता है बिजनेस से, या वो इंसॉल्वेंसी हो जाता है। इंसॉल्वेंसी मतलब उसके पूरा बैंक करप्ट हो गया, उसके बैंक में 1 रुपया नहीं है। ओके, वो कर्जदार हो गया है, उसको बोलेंगे हम इंसॉल्वेंट और इंसैनिटी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो किसी भी तरह से कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए या बंद करने के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी का एक अलग से ही पहचान बन चुकी है। ओके, एक बार अगर वो ओनर ख़त्म हो सकता है, फिनिश ऑफ हो सकता है, लेकिन कंपनी नहीं होगी, उसको वाइंड अप करना पड़ता है लीगल तरीके से अगर उसको ख़त्म करना है तो। आगे देख लेते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। Shareholders are not liable for the debts of the company and there is no need to use the personal property for the purpose. एक मिनट। Limited liability. The liability of the member of a company is limited to the extent of the unpaid amount of shares held by the shareholders। मतलब जो उनका liability है वो the liability of the member of a company is limited। Limited होती है उनकी liability। Okay, to the extent of the unpaid amount of shareholders held by shares held by shareholders are not liable for the debts of the company. Okay, there is no need to use the personal, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी तक जाने की ज़रूरत नहीं है शेयर होल्डर्स की या ओनर्स की। लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब देखिए अगर कंपनी के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है तो आप जो ओनर है उसका या शेयर होल्डर्स जो है उसके पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके कर्ज नहीं चुका सकते। ओके, और अगर अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कोई कंपनी होती है, जैसे कि देखो ना आपने नाम सुने होंगे H&M प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, है ना। हर एक कंपनी के पीछे नाम दिया होता है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अगर लिमिटेड है ना, इसका मतलब ये हो जाता है कि कल को अगर ये कर्ज में डूबती है कंपनी तो
लिमिटेड के मतलब होता है कि उसका आप पर्सनल प्रॉपर्टी जाके सेल करके अपना उसका कर्जा नहीं चुका सकते। ओके, और अगर अनलिमिटेड है तो उसका घर के हर एक चीज़ बेचकर भी उसको अपना कंपनी के कर्जदारों का पैसा चुकाना पड़ेगा। अभी आगे है डीमेरिट्स। ओके, डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अभी इसे हम अगले वीडियो में ले लेते हैं। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ गया है। अगर समझ गया है तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आप क्या चाहते हैं मैं किस तरह के वीडियोस लाऊं वो भी आप बताइए मुझे। ओके, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए। ओके, मैं भी अपने तरफ से जितना हो सके 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मदद कर दीजिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए, और जितना हो सके पूरा वीडियो देखा करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।